हेलो, आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग मेरे बच्चे पार्टी जवाहर नवोदय छात्रों। स्वागत है आपका हमारे शानदार से प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस पे, जिस पे आपको जवाहर नवोदय की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ठीक है, क्लास 6 हो जाए या क्लास 9 हो जाए, दोनों का हमारा बैच चल रहा है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, जो हमारा चल रहा था एक चैप्टर केमिस्ट्री का, क्लास 9th का चैप्टर एक चल रहा है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 4 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग क्या करने वाले, ये चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर का हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है। ठीक है, तो आज हम लोग सारा वैसा वैसा क्वेश्चन देखेंगे जो कभी पूछा जा चुका है जवाहर नवोदय में, या तो फिर जो पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको दोनों के लिए तैयारी करके रहना है। ठीक है, तो वो तैयारी आज हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपने इस सफर में। हाँ, तो बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो बैच लाए हैं, तो उस बैच में इनरोल कैसे करना है, या इस बैच में क्या क्या हमको बेनिफिट मिलेगा, हमारे तैयारी किस तरीके से पूरी की जा रही है इस बैच में। तो हम उन सभी बच्चों को यहाँ पे एक ओवरव्यू देते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए कि कैसे ये बैच टाइटन, ये अपना कौन सा बैच है, टाइटन बैच, क्लास 9th के लिए टाइटन बैच, टाइटन 2.0। ठीक है, तो ये अपना बैच है क्लास 9th के लिए। कौन से क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। ठीक है, जवाहर नवोदय क्लास 9th के लिए है। तो समझ गए आप लोग? और इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है, तो इस बैच में इनरोल कैसे होना, सबसे बड़ा सवाल जो सभी बच्चों बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि इस बैच में इनरोल कैसे होना है, या किस तरीके से इस बैच को हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है ये बैच आप लोगों के लिए। और कहाँ अवेलेबल है? बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल है। हमारा चैनल है एजुकेशन प्लस। ठीक है, उस चैनल पे आप आइएगा, और इस बैच को इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब करना है। किस लिए सब्सक्राइब करना है? ताकि जो भी वीडियो और जो भी लाइव का जो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके एट ए टाइम। ठीक है, ताकि आपको वो क्लास आपका मिस नहीं हो, आपका पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए बेसिकली। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा लाइव क्लास। ठीक है, लाइव क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा। ठीक है, अभी हम जो भी पढ़ाएंगे, जो भी प्रैक्टिस कराएंगे, इसका आपको जो भी हम बोर्ड पे लिखते हैं वो सारा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, डीपीपी मिल रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे इस बैच में ज्वाइन है, और आपको ये सारा चीज कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स, डीपीपी और पीवाईक्यू आपको कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां पे नोट्स, डीपीपी और पीवाईक्यू वगैरह मिल सके। ठीक है, पीवाईक्यूज आपको वहां प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और क्या मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी में टेस्ट का एक बहुत ही अहम रोल होता है। क्यों होता है? जब आप उस एक तरीके का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, उस पैटर्न का एग्जाम नहीं दीजिएगा, मान लीजिए आपको सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा वक्त लग रहा है, और आपके एग्जाम में उतना वक्त आपको नहीं मिलता, आपको कम वक्त में, आपको 1 घंटे में सारा अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने में 3 घंटे लग रहे हैं। तो इस सब को करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकें। तो ये सारा चीज आपको टेस्ट से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेस्ट भी दिलाया जाएगा सारा। ठीक है, तो ये चीज आपको इस बैच में मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे तो हम बैच के बारे में बता दिए क्या क्या चीज है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास के सेशन में, अपने क्लास में। तो हम लोग आज लेके आए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या लेके आए हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस। किस चैप्टर का? किस चैप्टर का? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम आपको पढ़ा चुके हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया है तो वो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे आप आके पूछ सकते हैं, और नहीं है तो आप पीछे वीडियो जाके भी देख सकते हैं, ताकि वहां पे आपको जो भी टॉपिक डॉट आ रहा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आए हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, और कौन इस टॉपिक पे क्या इसका कॉन्सेप्ट है कि ये क्वेश्चन उससे इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, उसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे क्वेश्चन के पीछे का। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, कि ये क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, 1 मिनट जल्दी से कमेंट कीजिए आप। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सेफ्टी डिवाइस दैट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस बताना है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता हो। किस पे वर्क करता हो? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो ऐसा कौन सा सेफ्टी डिवाइस है, जल्दी बताइए आप लोग। देखिए पहला ऑप्शन है क्या? कैपेसिटर, दूसरा है फिलामेंट, तीसरा है फ्यूज, चौथा है इंडक्टेंस। पहला ऑप्शन आपका कैपेसिटर है, दूसरा फिलामेंट, तीसरा फ्यूज और चौथा इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेफ्टी डिवाइस एट द वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है तो जो उससे हीटिंग इफेक्ट निकलता है, उसको उससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? देखो जब ज्यादा हीटिंग इफेक्ट निकलेगा तो हमारा जो वायर है वो मेल्ट हो सकता है। देखो हर चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जो हमारा जो वायर है वो कहीं ऐसा जगह से मेल्ट ना हो जाए जहां से उसको ठीक कराने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग हीटिंग इफेक्ट से बचने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्यूज। क्या यूज करते हैं? फ्यूज यूज करते हैं। घर वगैरह में जो एमसीबी आता है, या अब तो एमसीबी आता है, पहले बड़ा वाला फ्यूज आता था, ठीक है। अगर किसी का पुराना घर होगा या पुराना वायरिंग होगा तो वो अपने घर में देख सकता है कि वो बड़ा वाला एक फ्यूज आता है चक्री टाइप का, जिसको ऐसे घुसाया जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें अलग से एक वायर लगता है जो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, मतलब कि उतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक वो हीटिंग कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाता है तो वो वहां से मेल्ट हो जाता है, वो वहां से टूट जाता है, करंट को डिसकंटिन्यू कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। क्यों सर्किट को ब्रेक कर देता है? ठीक है, देखो एक वायर से ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, एक वायर से ऐसे करंट जा रहा है और यहाँ पे फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हम फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है, यहां पे तुम्हारा फ्यूज लगा दिया और इसमें हम दूसरा वायर डाल दिए। जो ये येलो वाले वायर से ग्रीन वाला वायर जो है थोड़ा कम, इसका हीटिंग माने मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है, ठीक है, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो अगर ये पूरा सर्किट में यहां से अगर ज्यादा हीट पड़ने से की वजह से यहां से ये मेल्ट हो गया, और मेल्ट होने के बाद यहां से ये क्या हो गया, इसको सर्किट को डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब कि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का फ्लो डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक का फ्लो रुक गया। तो बाकी जो आपके घर में जो भी सामान है वो खराब नहीं होगा, वो अप्लायंसेस जो है वो उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्यूज का यूज करते हैं। किस वजह से यूज करते हैं? हीटिंग इफेक्ट से बचने के लिए, सेफ्टी डिवाइस के रूप में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आ गया आप लोगों को समझ में, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को जी? जल्दी बताइएगा। हाँ चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैरिड आउट, वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू, ठीक है, क्या बोल रहा है? जब भी वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वाटर जो डिकम्पोज हो जाता है, किस फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है? तो अब बताओ जल्दी से आप लोग एक बात बताइए, इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइएगा आप लोग, ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट में। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पा रहे हैं या उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा पा रहे हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और उस पूरे सेल को, उस पूरे जो सर्किट बनता है उसको हम लोग क्या, कौन सा सेल बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन है। अगर हम एक
मान लो पानी के अंदर से हम करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो हमारा जो पानी है वो किस फॉर्म में टूटेगा। तो हमारे पानी में क्या होता है, वाटर में, आपके वाटर में क्या होता है, एक सेकेंड, आपके वाटर में होता है H2O। क्या होता है वाटर में, H2O, ठीक है, ये आपका वाटर हुआ। अगर हम इसके अंदर से करंट फ्लो करा रहे हैं तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। तो कैसे अलग होगा, हाइड्रोजन जो आपका H2O, ठीक है, ये आपका वाटर हो गया, और ये टूट जाएगा आपका H प्लस आयंस में, और किस में टूटेगा, O-2 आयन में, ठीक है, O-2 आयन में टूट जाएगा ये आपका H2O, इस फॉर्म में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा H प्लस और O- में। जब ये टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आयंस बन जाएगा, ये आपका क्या बन गया, आयंस बन गया, ये दोनों आपका क्या बना, आयंस, ठीक है। और जैसा कि हम बताए थे कि चार्ज कैरियर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है करंट के फ्लो होने के लिए, और यहां पे चार्ज कैरियर कौन बनेगा, आयंस बनेगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका जो टूटा है वाटर डिकम्पोज हुआ। तो यहां पे वाटर किस में टूट रहा है, ओनली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस ओनली नहीं, ऑक्सीजन गैस ओनली नहीं, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन में जब कॉपर नहीं है तो कॉपर बिल्कुल नहीं होगा, ये यहीं से गलत हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन सिर्फ मिल रहा है नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और यहाँ पे आपको मिल रहा है बोथ, यहाँ पे दोनों चीज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो सब बच्चे यहाँ पे समझ गए कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वाटर का वो क्या होता है, और ये प्रोसेस क्या है, और कैसे ये डिकम्पोज होता है, कैसे ये टूटता है, और टूटने के बाद क्या बिहेव करता है, आयंस के रूप में बिहेव करता है, आयंस बन जाता है, और चार्ज कैरियर एज ए रिप्रेजेंट करता है वहां पे इसको, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर किसी से ये नहीं बना था, ठीक है। तो नोट डाउन करके आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे दीजिए, ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिए, बिल्कुल देरी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपका 30 सेकंड के अंदर बनने वाला है, इतने अच्छे से हम आपको पढ़ाए थे, इतने अच्छे से गाइड किए थे पूरे इस चैप्टर में आपको, ठीक है। तो 30 सेकंड के अंदर ये सारा सवाल बनने वाला है। पहला देखिए, सवाल पहले पढ़ लेते, क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करता है, किस चीज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्या साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, या नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन होगा सही। यहाँ पे एक और ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस मतलब कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। पहली बात तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बताए थे कि आपका जो एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको हम बना सकते हैं, ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं या तबाह कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से या एक तरीके से दूसरे तरीके में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनता है, केमिकल एनर्जी से, ठीक है। जैसे कि बैटरी होता है, ठीक है, सेल होता है, सेल में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल एनर्जी आपका कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब के थ्रू पास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट आपका बल्ब के थ्रू पास कर रहा है, तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, एक तो हो गया लाइट एनर्जी में, या तो आप इसको बोल सकते हैं हीट एनर्जी में। क्या किस में कन्वर्ट करेगा आपका, इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी में इसमें आपका कन्वर्ट करता है। तो यहां पे क्या हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी गलत हो गया, मैकेनिकल एनर्जी ये भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा नन ऑफ दिस, यहाँ पे इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। अगर यहाँ पे हीट एनर्जी आपका दिया रहता तो आपका ऑप्शन क्या होता, हीट एनर्जी आपका ऑप्शन हो जाता,
ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पे समझ गए। ठीक है, तो एनर्जी को हम ना ही बना सकते हैं, ना ही उसको तबाह कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको क्या हम लोग करते हैं, उसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बस ट्रांसफर करते, कन्वर्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना था, वैसे ही हम लोग इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट या हीट एनर्जी में कन्वर्ट किए बल्ब के रूप से। ठीक है, जैसे कि आप लोग बल्ब के आगे आते हैं या बल्ब के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो जैसे कि आप लोग बल्ब के ऐसे करीब आ जाइएगा, तो करीब आइएगा तो क्या होगा, गर्मी आएगा, गर्मी आएगा तो हीट एनर्जी आपका मतलब कि हीट एनर्जी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब बच्चे समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हो कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो, ये क्वेश्चन हम उस टाइम पे भी बताए थे जिस टाइम हम पढ़ा रहे थे, तो इस टॉपिक को हम बहुत ही डीपली बताए थे, बहुत ही तोड़ तोड़ के एक एक पार्ट, एक एक वर्ड को हम यहाँ पे डिस्क्राइब किए थे, और ये क्वेश्चन वहीं से आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन वहीं से आया। और एक मजे की बात बताएं, ये सारा क्वेश्चन जो आप तुम बना रहे हो, ये सारा किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो आपका जवाहर नवोदय का एग्जाम हो, सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, ठीक है, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो, या फिर आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो क्लास 9 के लिए, सारे का सिलेबस एक जैसा ही रहता है। ठीक है, सिमिलर सिलेबस है सारी चीज का। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, तो इस बार आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही छोटे मोटे किताब का क्वेश्चन होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सारा जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और आप ये बना पा रहे हैं, इस बात का ये सबूत है कि आपका पढ़ाई अच्छे से जा रहा है। ठीक है, आपका पढ़ाई अच्छे से जा रहा है, तो इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है, और इस मेहनत के लिए हम लोग आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, टाइटन बैच आपके लिए ही लाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। व्हील रिम्स, ठीक है, एंड बाइसिकल हैंडल बार्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद द मेटल व्हिच इज, ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है जो व्हील होता है माने चक्का, गाड़ी का चक्का होता है, उसका रिम होता है। देखो, गाड़ी का एक चक्का होता है, उसमें एक रिम लगा रहता है यहाँ पे। ठीक है, एक रिम होता है इस तरीके का। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, रिम वाला पार्ट। ठीक है, टायर वाला बात नहीं कर रहे, टायर तो आपका रबर का बना रहता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। जो बहुत ज्यादा चमकता है, जैसे आप बहुत सारे बच्चों का जो फेवरेट कार होगा BMW होगा या फरारी होगा। ठीक है, तो उन सारे बच्चों को हम बताना चाह रहे हैं, जो आप उसमें जो चक्का देखते हैं, या फिर आप रोल्स रॉयस को ले लीजिए। ठीक है, रोल्स रॉयस में क्या यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है, ऐसे डबल आर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, डबल आर, और ये हमेशा सीधा ही लिखा रहता है। ये चक्का घूमता है तब पर भी ये नहीं पलटता है, ये खासियत है उस गाड़ी की। तो जो ये रिम बना रहता है, ये बहुत ज्यादा शाइनिंग मारता है, बहुत ज्यादा चमकता है। ठीक है, तो किस वजह से चमकता है, या तो फिर आप बोल लीजिए जो हैंडल होता है, बाइसाइकिल का हैंडल, साइकिल का जो हैंडल होता है, हैंडल बार, जिसको आप लोग पकड़ के चलाते हैं, ये वाला नहीं, आप तो सारा ये ब्लैक कलर का आने लगा है। ठीक है, स्पोर्ट बाइसाइकिल का नहीं, जो पुराने टाइम का जो वो होता था कर्व हैंडल वाला। ठीक है, जो ये वाला होता था, ठीक है, ये वाला जिसका हैंडल था, एक सेकेंड, जिसका इस तरीके का हैंडल होता था। ठीक है, जिसका इस तरीके का हैंडल होता था, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा जो साइकिल का हैंडल था, वो बहुत ज्यादा चमकता था, सिल्वर जैसा दम चम करता था। तो किस वजह से करता था ये ऐसा, ठीक है, कि कौन से मेटल से ये कोटेड रहता था या इलेक्ट्रोप्लेटेड रहता था। इलेक्ट्रोप्लेटेड क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताए थे। क्या होता है वो चीज, किसी भी मेटल पे हम दूसरे मेटल का एक लेयर चढ़ा देते हैं, ताकि वो शाइनी अपीयरेंस कर सके, ताकि वो शाइनी अपीयरेंस कर सके, या बहुत ज्यादा अच्छा शाइनी सा दिख सके। ठीक है, चमक सके, या उसमें ज्यादा जंग नहीं लगे। ठीक है, ये सारा चीज होता है इलेक्ट्रोप्लेटेड का मतलब। ठीक है, तो जल्दी आप लोग बताइए कौन सा मेटल था वो, किसको हम लोग ऐसे व्हील के रिम पर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करते थे, कौन सा मेटल। पहला मेटल आपका क्रोमियम है, दूसरा सिल्वर है, अल्युमिनियम है, और जिंक है। ठीक है, तो जिंक को हम लोग कहां यूज करते थे, जिंक को हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में यूज करते थे। किस लिए, ताकि मेटल में ज्यादा रस्टिंग ना हो, क्रोजन ना हो। तो जिंक कहां यूज होता था, गैल्वेनाइजेशन में। तो ये नहीं हो गया। अल्युमिनियम को हम लोग नहीं यूज करते थे,
इस चीज में, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ज्यादा शाइनी नहीं होता, शाइनी होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। सिल्वर को हम लोग यूज करते हैं ज्वेलरी में शाइनिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसको यूज करते हैं, क्रोमियम को। हम बताए थे आपको क्रोमियम बहुत ज्यादा शाइनिंग मेटल है और उसमें जल्दी स्क्रैच नहीं आता है, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं इन सारे चीजों में, ठीक है, इन सारे चीजों में इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, तो ये बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है, एक सर्किट भी है, आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस सर्किट को देख के समझिए क्या बोल रहा है, फिर हम आपको बताएंगे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से देख के पहले देखिए कि क्या है क्वेश्चन और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जल्दी से। चलिए, तो क्या आप लोगों ने देख लिया ये क्वेश्चन? अब हमको आना पड़ेगा मैदान में, क्या आप लोग संभाल लिए? हमको मैदान में उतरना पड़ेगा कि आप लोग संभाल लिए इसको? चलिए, कुछ बच्चे संभाल चुके हैं लेकिन कुछ बच्चों का यहाँ पे थोड़ा सा नौ डगमगा गया है, चलो उनको पार न लगाया जाए, उनको ये नदी पार किया जाए, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन बोलिए, देखिए, कंसीडर द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन, ठीक है, in this AB, ठीक है, is a thick copper wire, when the switch is on current flow through the AB and the bulb start glowing, we observe that the wire AB, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, सिर्फ AB के बीच में कहानी है। देखो क्या बोला है, एक कंसीडर कीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, एक सर्किट आपका बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इफ इन दिस ए बी थिक वायर, यहाँ पे ए बी के इधर जो है बहुत थिक वायर है, बहुत मोटा वायर है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ गए कि वायर यहाँ पे बहुत मजबूत यूज किया, जो भी कंपनी का वायर है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजबूत यूज किया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, जैसे ही स्विच ऑन होता है, जैसे ही ये स्विच है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये स्विच है, ये जैसे ही इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ये ऑन हो गया, ऑन हो गया तो क्या होने लगा, बल्ब आपका स्टार्ट होने लगा, ग्लो करने लगा। बल्ब ग्लो करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, बल्ब ग्लो करने का मतलब यहाँ पे एक ही बात है कि आपका जो सर्किट बना हुआ है उस सर्किट में आपका करंट फ्लो हो रहा है। बल्ब जलने का मतलब क्या है, आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं से भी ये सर्किट छूटा हुआ था, जैसे कि पहले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये सर्किट कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बल्ब जो था, ये आपका बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब बंद है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं। जैसे ही हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, जैसे ही इस सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं, आपका जो बल्ब है ऑटोमेटिकली जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपका बल्ब ग्लो करना चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बल्ब जलने का मतलब यही है कि आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दैट वायर ए बी के वायर, मतलब यहां से यहां के बीच में, इस वायर में जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट दिया हुआ है, इस बीच में क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इट बिकम्स रेड हॉट, ठीक है, ये वायर जो है बहुत ज्यादा रेड हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा हॉट होने लगा, जलने लगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या होता है, बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड मेल्ट इमीडिएटली। तो क्या यहाँ पे ये किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज की तरह। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि वहां पे का मेल्टिंग पॉइंट कम रखते हैं हम लोग, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोला था, एक थिक वायर है, यहाँ पे थिक वायर मतलब कि मजबूत है, मोटा है, तो मोटा है तो जल्दी यहाँ पे पिघलेगा नहीं, तो यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, गिव ए सर्व शॉक एंड ऑन द टचिंग, तो यहाँ पे क्या हम इसको टच करेंगे तो बहुत ज्यादा शॉक देगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉपर वायर के ऊपर एक कोटिंग होता है जिसको हम लोग प्लास्टिक का या क्या होता है, पॉलिस्टर का जो कोटिंग होता है, ठीक है, पॉलिस्टर का या प्लास्टिक का जो कोटिंग होता है, जिसके वजह से हम लोग को शॉक नहीं लगता है, ठीक है। जनरली कॉपर वायर के ऊपर वही कोटिंग होता है, ठीक है। तो हम इसको टच करेंगे तो यहाँ पे शॉक लगेगा? जी नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें उतना ज्यादा ये क्या बोलते हैं, कट नहीं है। कट अगर रहता तो यहाँ पे शॉक लग सकता था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट द कंपास नीडल प्लेस नियर इट, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करेगा। जब हम इसके नजदीक कंपास नीडल को रखेंगे, कंपास नीडल को जब हम इसके नजदीक रखेंगे तो क्या ये उसको डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब उसको अपने से दूर करेगा या उसको
ये करेगा, कांपने पे मजबूर करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, कांपने पे मजबूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जहां ये मोटा वायर है, यहां पे ये क्या है, एक बहुत ही थिक वायर है। तो जहां हम बताए थे आपको यहां पे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि जहां पे आपका करंट फ्लो करता है एक सर्किट में, तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इसको हम दूसरे कलर से दर्शा देते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो जैसे ही हम यहाँ पे कंपास लाएंगे, जैसे ही यहाँ पे हम कंपास लाएंगे, ठीक है, तो कंपास का जो नीडल होता है, जो सुई होता है, वो ऐसे ऐसे बहकने लगेगा, ठीक है, वो हिलने लगेगा, अपने एक स्थिर डायरेक्शन में नहीं रहेगा, वो हिलने लगेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पे जो मैग्नेट होता है या कंपास में जो मैग्नेट यूज होता है उसको वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, डिफ्लेक्ट द कंपास नीडल, डिफ्लेक्ट ए कंपास नीडल प्लेस नियर इट, ठीक है। तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट में इसमें पूरा लगा है, किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आ गए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और अभी हम बताए हैं, इसको कीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या पैदा करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इन ऑप्शन में से क्या वो कुछ मिल रहा है आपको। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ओनली, क्या वो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट देता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मेजर पोर्शन अपना क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट तो देगा, और हीटिंग इफेक्ट भी हम लोग देख चुके हैं, तो हीटिंग इफेक्ट देता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ओनली जो है, इस ओनली को अगर हम काट दे तो ठीक है, देता है हीटिंग इफेक्ट। और क्या है, केमिकल इफेक्ट, जी बिल्कुल केमिकल इफेक्ट भी देता है ओनली को हटा के। और क्या देता है, और क्या देता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे देखे कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी देता है, लेकिन इस ओनली को हटा दिया जाए तब, ठीक है। तो आपका क्या दे रहा है, हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, केमिकल इफेक्ट दे रहा है और मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहा है। जब आपका ये तीनों दे रहा है तो ये तीनों अलग अलग ऑप्शन है, और ऑप्शन डी आप देखिएगा अगर ध्यान से, तो वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट तीनों चीज प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, तीनों चीज प्रोड्यूस करता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इन सारे को हटा देते हैं और ऑप्शन नंबर डी जो आपका है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसान था, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन, एक पैसा का क्वेश्चन था। जल्दी से आप लोग इसको कर चुके होंगे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, थ्रू आउट विच ऑफ द फॉलोइंग डज इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लो, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कवि, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जो इस क्वेश्चन का रचयिता है या क्वेश्चन ये क्वेश्चन जिसने बनाया है वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। इनमें से बताइए किनमें से, जो आपका चार ऑप्शन दिया हुआ इनमें से, ठीक है, किनमें से, जो आपका चार ऑप्शन दिया हुआ इसमें से, ठीक है, इसमें से किस में, किस चीज में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो नहीं फ्लो करेगा, मतलब कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, किसमें सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। क्या है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं कॉपर वायर में होगा कि नहीं होगा, सॉलिड सोडियम क्लोराइड में या मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में, इन दोनों में से किस में होगा, इन चारों में से किस में नहीं होगा, ठीक है। तीन ठो में तो होगा, और वो क्यों होगा उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। देखो कॉपर वायर में क्यों होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, चार्ज कैरियर है,
ठीक है, वही हमारे इलेक्ट्रिसिटी को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है चार्ज कैरियर के रूप में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी होगा, कंडक्ट होगा। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका सॉल्यूशन जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन उसमें होगा कि नहीं होगा। देखो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है इसके बारे में समझ लीजिए। देखो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको पूरा डिटेल में हम बताएंगे, कहीं से आपको कोई भी ऐसा नहीं चीज छोड़ेंगे कि जहां से आपका एक भी नंबर कटने का चांस बने। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपका एक भी नंबर जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका मौजूद है HCl। ठीक है, इसमें आपका मौजूद है HC और L। ठीक है, तो HCl के बारे में पहले जान लेते हैं क्या है। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे ही हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये टूट जाता है H+ आयंस में और Cl- आयन में। ठीक है, H+ में और Cl- में ये टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि इसका हम जैसे ही इसको पानी में घोलेंगे, पानी में डालेंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो ये इस तरीके से टूट जाता है। ये किस में टूटा, आयंस में। किस चीज में टूटा, आयंस में। और आयंस आपका क्या है, चार्ज कैरियर। आयंस आपका है चार्ज कैरियर। तो अब हमको एक बात बताओ बच्चा, एक बात बताओ बच्चा पार्टी, क्या क्या बात है, बात यह है कि हम क्या बोल देते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है या चार्ज कैरियर मौजूद है, मतलब चार्ज कैरियर मौजूद है, किसी भी सॉल्यूशन में आपका चार्ज कैरियर प्रेजेंट है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे, हम बताए थे आपको, जी बिल्कुल करेगा। तो चार्ज कैरियर मौजूद है मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और करेगा तो इसमें कौन सा चार्ज कैरियर मौजूद है, आयंस मौजूद है। और आयंस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो टूटा है H+ और Cl- आयन। ठीक है, तो इसमें आपका चार्ज कैरियर मौजूद है तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करेगा HCl सॉल्यूशन में। ठीक है, तो HCl सॉल्यूशन में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आयंस है। आयंस इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड। तो सॉलिड सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आपका सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है। और मोल्टेन सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड तो आपका सॉल्ट हो गया। ठीक है, मोल्टेन में क्या है, उसमें थोड़ा सा पानी मौजूद होगा, मतलब कि थोड़ा एक्वस में होगा, थोड़ा नमी उसमें होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे भी आप पानी में नमक को घोल दीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड या एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, या तो एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो जैसे ही NaCl, जो सोडियम क्लोराइड क्या हुआ आपका, NaCl। एक मिनट, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड किया जाए। इसको हम रहने दे रहे हैं ताकि आप लोग देख सके इसको बाद में। ठीक है, चलिए अब NaCl के बारे में देख लेते हैं। जो आपका NaCl है, ठीक है, इसको हम जैसे ही पानी में घोलते हैं, जैसे ही इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, माने H2O में, जैसे ही इसको H2O में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका Na अलग हो जाएगा और Cl- होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह। ठीक है, तो आपका Na सोडियम प्लस और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आयंस बन गया, क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस चार्ज आ गया तो ये आपका आयंस हो गया। और अभी हम आपको बताए थे कि आयंस क्या आपका चार्ज कैरियर है, आयंस आपका चार्ज कैरियर है। तो आप में यहां पे चार्ज कैरियर आ गया, तो चार्ज कैरियर आ गया, इसका मतलब है, चार्ज कैरियर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। चार्ज कैरियर जैसे ही आ गया तो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसमें क्या है, Na+ और Cl- आयंस। चलिए अब बताइए, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन कभी आप सॉल्ट में, मतलब कि नमक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए देखे हैं,
क्या आप एक नमक का भगोना लीजिए, मतलब नमक लीजिए थोड़ा ज्यादा मात्रा में, एक बीकर में नमक ले लिया, ठीक है, उसमें 2 तार डाल दिए, तो क्या बल्ब जलेगा? उसमें अगर हम 2 तार डालते हैं, एक इस साइड और इस साइड, नमक में तार को टच नहीं करना है, नमक में तार को डालना है, ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? जी बिल्कुल नहीं, नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सभी बच्चों को क्लियर है? इसके पीछे का सारा बात हम बता दिए कैसे क्या है वगैरह वगैरह, सारा चीज आपको डिस्कस कर दिए, पूरा एक्सप्लेन कर दिए डिटेल में, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताएं आपको, सारा चीज एक्सप्लेन किए डिटेल में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको आप लोग जरूर से ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स नोटबुक में, इसका नोट्स आपको आ जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, इसको जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनीथिंग ऑफ एनी डिजायर मेटल, ठीक है, ऑन द अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वैसा प्रोसेस, ठीक है, वैसा प्रोसेस जिसमें हम अपने इच्छा अनुसार मेटल का एक लेयर, जैसे कि हमको पसंद है, मान लो कि क्रोमियम हमको बहुत अच्छा लगता है, बोले सर क्रोमियम क्यों लिए? क्रोमियम अभी हम आपको पीछे डिस्कस किए थे, यही टॉपिक है, यही चीज है, ठीक है। तो क्रोमियम हमको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, उसका शाइनी अपीयरेंस हमको बहुत लुभाता है, बहुत हमको पसंद मनमोहन कर देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, मुझे पर्सनली ज्यादा फेवरेट है, ठीक है। तो आप बताओ कि हम अगर चाहेंगे कि उस क्रोमियम को हम चाहते हैं मेरा जो ये है मेटल का की है जो बहुत ज्यादा जंग खा गया है, ठीक है, मेटल का की है वो बहुत ज्यादा जंग खा गया, तो उसके ऊपर हम चाहते हैं वो बहुत ज्यादा चमके, उस पर क्रोमियम का परत चाहते हैं, ठीक है, लेयर चाहते हैं क्रोमियम का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करेंगे ताकि वो चीज हो सके, वो चीज हो सके, ठीक है। डिपॉजिटिंग ए लेयर, एक अपनी इच्छा अनुसार एक लेयर डालना अपने पसंदीदा एलिमेंट का दूसरे मटेरियल पे, किसी भी दूसरे मटेरियल पे, और किसके मदद से? इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, किसके मदद से? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक कोटिंग कहते हैं? जी बिल्कुल नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उसका नाम ही नहीं है इलेक्ट्रोकोटिंग, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम नहीं है इलेक्ट्रोकोटिंग, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसका सही नाम है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमियम का पानी, मतलब क्रोमियम का लेयर दूसरे पे डालते हैं, या तो फिर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, ये सारा जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्लेटिंग ये भी गलत हो जाएगा और मेटेलिक कोटिंग ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे देखो यहां पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक प्लेटिंग, और ये क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमेशा ध्यान रखना क्या है नाम इसका? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 100% इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी नंबर, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी नंबर। बाकी सबको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा नोट्स में दिक्कत ना हो, ठीक है, नोट्स में दिक्कत ना हो। चलिए ये सारा इतना ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोग आ चुके हैं, मतलब कि आप लोग 8 कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। हर क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट का था, और हर क्वेश्चन में कभी कभी 2-3 कॉन्सेप्ट भी लग रहा था, ठीक है। तो मतलब कि आप लोग अच्छा खासा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अपना चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन चल रहा है, ये अपना रिवीजन पीरियड है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ अपना रिवीजन चल रहा है। तो ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो देखो जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम लोग जो कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे थे, उस प्रोसेस का नाम क्या है? जैसे अभी हम लोग पीछे HCl को ब्रेक डाउन करवाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, फिर NaCl को ब्रेक डाउन करवाएं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? ठीक है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? किसी भी कंपाउंड को, चाहे वो HCl हो जाए, NaCl हो जाए, कॉपर सल्फेट हो जाए, CuSO4 होता है इसका, CuSO4 कॉपर सल्फेट हो जाए, ठीक है, या एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाए, ये सारा जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? इंसुलेशन, इंसुलेशन नाम है? नहीं। रेडिएशन? नहीं। मैग्नेटिज्म? नहीं, मैग्नेटिज्म तो मैग्नेट से रिलेटेड है, ये रेडिएशन से रिलेटेड है, और इंसुलेशन आपका किससे रिलेटेड है? इंसुलेटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंसुलेटर से। तो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस,
क्यों? क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए सर, तो ये क्लियर है सब बच्चों को कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों हुआ? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है अपना। ठीक है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। ठीक है, देखो हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग किस प्रकार पता करेंगे कि एक लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मान लो कि हम एक बीकर ले लिए। ठीक है, एक सेकेंड, आपको हम इसको पूरा एग्जांपल बढ़िया समझाएंगे। ठीक है, इसको हम पूरे तरीके से बढ़िया समझाएंगे, एक सेकेंड। चलिए, तो जैसे कि हम लोग एक ले लिए बीकर। ठीक है, एक बीकर ले लिए, एक बीकर अपना आ गया। ठीक है, इसमें यहां पे हम 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए और इसको कनेक्ट कर दिया हम अपना सेल से। ठीक है, अपने सेल से, एक सेकेंड, मेरा नहीं, मतलब यहाँ पे जो भी सेल है इससे आपको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बताइए इसमें जो पानी भरा हुआ है, इसमें जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है, ठीक है, इसमें जो भी लिक्विड है, जो भी सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपका एक एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि आपका एक लिक्विड है। ठीक है, तो इस लिक्विड से ये जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट हो पा रहा है कि नहीं इस सर्किट में, ये बताइए इस सर्किट में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रहा है कि नहीं, कैसे हम पता करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या था? मैग्नेट के वजह से, क्या हम मैग्नेट के वजह से पता कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है कि नहीं? थर्मामीटर की वजह से, कंपास की मदद से, किस, या एलईडी की वजह मदद से। ठीक है, एलईडी मतलब आपका बल्ब की मदद से, किससे हम पता करेंगे कि आपका इस सर्किट में, आपके इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट में पहचानने के लिए कि उसमें कंडक्शन हो रहा है, मतलब कंडक्ट कर रहा है कि नहीं, या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर का। हम आपको पहले लेक्चर में बताए थे, पहला पेज पे बताए थे कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए 3 चीज का जरूरत है। एक क्या है? एक पावर सोर्स, जो यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है, पावर सोर्स। ठीक है, एक क्या है? एक जगह से उसको ट्रांसमिट करने के लिए दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वायर यूज करते हैं, तो आपका वायर भी लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा चीज यूज करते हैं इंडिकेटर, और इंडिकेटर क्या हो सकता है? आपका बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, ये सारा चीज आपका इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आपका बल्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बल्ब। ठीक है, यहाँ पे हम आपका अपना यहाँ पे बल्ब यूज करेंगे, ताकि यहाँ पे पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं, ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? हाँ, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एलईडी। एलईडी की मदद से हम पता करेंगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ जाइए, समझ चुके हैं इसको सभी बच्चे? क्लियर है सबको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपना, ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, तो ये जैसे ही आता है बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि अरे खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं होता है। यहां से आपका एक नया शुरू हो जाता है काम, क्या कि जो भी हम पढ़ाएं उसको रिवीजन करना है और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब आपसे इजाजत लेंगे, क्योंकि बहुत देर से आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा बच्चे क्या हो गए, बोर भी हो गए कि सर कितना लंबा खींच रहे हैं लेक्चर। ठीक है, लंबा नहीं हो रहा, सारा कॉन्सेप्ट आपको पूरा रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया। अब यहाँ से आपका काम क्या, आपको डीपीपी भी आएगा। ठीक है, तो उस डीपीपी को आपको बना के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जब भी हम आपके साथ इस चैप्टर को लेकर डील करेंगे तो वो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर तो खत्म हो गया, अगली बार कभी मिलेंगे तो आपसे एक नए सफर की शुरुआत में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।